वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल। करनाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वसंत विहार वार्ड नंबर 1 में लगाया गया जनता दरबार। जनसंवाद में मनोहर लाल लोगों की जन समस्याओं को सुन रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का बयान, पिछली सरकार से दोगुना काम किए हैं, आधे पैसों में कराए दुगना काम, पहले वक्त में 1 रुपया भेजा जाता था। तो आपको करनाल से ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल का बयान कि जनता तक उसमें से 15 पैसे ही पहुंचते थे, पहले 1 रुपए लेते थे और जनता तक 15 पैसे पहुंचते थे, आज लाभार्थियों तक सीधे लाभ घर घर पहुंच रहा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के सिद्धांत पर हम चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको करनाल से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों की समस्याओं को सुना। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल लोगों की जन समस्याओं को मौके पर सुना, कई समस्याओं का निस्तारण किया और साथ ही कहा कि पहले जो लोग 1 रुपए देते थे, जनता तक केवल 15 पैसे ही पहुंचते थे। सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम में जन सुनवाई करते हुए। टीवी स्क्रीन पर ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं और जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल की ये तस्वीरें सीधा आपको करनाल से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीएम मनोहर लाल जन समस्याओं को सुनते हुए, उनके साथ अधिकारीगण भी मौजूद हैं। कई लोगों की समस्याओं को सीएम मनोहर लाल ने मौके पर सुनकर के उनका निस्तारण करवाया। साथ ही अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही एक अहम बयान देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि पहले जहां जनता को 1 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब वहां पर इतने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते और पहले जनता की जेब में सिर्फ 15 पैसे ही जाते थे। अब हरियाणा सरकार के प्रयासों से घर घर तक जाकर के अधिकारी सीधा काम कर रहे हैं, लाभार्थियों तक काम पहुंच रहा है और उनका काम बहुत आसान हुआ है। सीएम मनोहर लाल का यह बयान कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक, सीधे हरियाणा में जन जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल का बयान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल के राजनीति में 50 साल पूरे होने पर उनके राजनीतिक सफर पर एक पुस्तक लिखी गई है, जिसके विमोचन को लेकर गाजियाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर खुद राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल मौजूद रहे। उनके साथ पुस्तक के लेखक देवकी नंदन, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल से खास बातचीत की। अपने 50 साल के राजनीतिक सफर पर लिखी पुस्तक को लेकर नरेश अग्रवाल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नेता नरेश अग्रवाल जी है, जिनकी पुस्तक का आज विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर? आज आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मैं लेखक भी बना, मैंने कोशिश की पुस्तक से लिख के
इतना लंबा कार्यकाल रहा है आपका राजनीति में, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? व्यवसाय सेवा भी करिए, काम भी करिए। राम मंदिर बन रहा है देश में, देश में क्या कहना चाहिए? पूरे देश का पूरा मंदिर भगवान राम के पंजाब राम अरे फोटो हमारी ये थे हमारे साथ नरेश अग्रवाल जी, जिनकी पुस्तक आज विमोचन हुआ है इतने बड़े स्तर पर। उनके 50 साल पूरे हुए हैं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ नरेश अग्रवाल के राजनीतिक सफर पर पुस्तक लिखने वाले लेखक देवकी नंदन से खास बातचीत की हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ देवकी नंदन जी हैं, जिन्होंने नरेश अग्रवाल जी की 50 वर्ष की पुस्तक को लिखा है। उनसे बातचीत करेंगे। आपने इस पुस्तक को लिखा है जिसके आज विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं पॉलिटिक्स में, यही जो 50 साल का अपना जो राजनीतिक कैरियर होता है पब्लिक पॉलिटिक्स का, वो पूरा करते हैं। नरेश अग्रवाल जी उनमें से एक है। तो उन पर आज एक किताब आई है, और जब उस किताब को लोग पढ़ेंगे तो इनको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए और पॉलिटिक्स में क्या क्या आपको सीखना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स में ही मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक आदमी जाता है। पॉलिटिक्स जो करता है वो देश का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है, गवर्नर बनता है, मंत्री बनता है, जो सबकी नज़र में आता है। तो पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए, इस पर भी लोगों को सीखना चाहिए। और नरेश अग्रवाल जी की ये जो किताब है, वो इसका एक समग्र ग्रंथ है कि आपको पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए। क्या खास ऐसे मुद्दे हैं इस पुस्तक में जो आपने पूरा लिखा है, उनके जीवन के जो ऐसे कुछ पल रहे हैं उनके बारे में हमें बताइए। देखिए, नरेश अग्रवाल 1980 में पहली बार एमएलए बनते हैं, और एमएलए बनने के बाद वो अपने हरदोई और लखनऊ तक की उनका सफर रहता है। लेकिन 88 में जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार गिर रही थी, उस समय नरेश अग्रवाल जी ने कांग्रेस को तोड़ा, और कांग्रेस को तोड़ करके उन्होंने कल्याण सिंह जी की सरकार बनवाई। और आज जो राम मंदिर बन रहा है, अगर कल्याण सिंह जी की सरकार उस समय नहीं बनी होती तो शायद आज की जो राम मंदिर की जो नींव है, मतलब एक तरीके से फाउंडेड, वो नहीं होगा। और नरेश अग्रवाल उसमें एक तरीके से उनकी भी एक भूमिका है। और उस समय जब नरेश अग्रवाल ने कांग्रेस को तोड़ा और लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई, और लोकतांत्रिक कांग्रेस जब बनी तब नरेश अग्रवाल पूरे देश में जाने गए। और नरेश अग्रवाल का संपर्क अटल बिहारी वाजपेयी जी से हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी जी से हुआ। और इस पुस्तक में लिखा है कि अटल जी नरेश जी को इतना मानते थे कि वो ये कहे कि भाई आप यहाँ की पॉलिटिक्स छोड़ो और आप देश की पॉलिटिक्स छोड़ो, आप उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स छोड़ो। हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हुआ। अब उसके बाद जो उनका पॉलिटिकल कैरियर था वो कभी थमा नहीं। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में गए, बहुजन समाज पार्टी में गए, बीएसपी से एक बार राज्यसभा रहे, और समाजवादी पार्टी से भी एक बार राज्यसभा रहे। तो और अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं वो। और राजनीति में कहा जाता है कि कभी कोई संन्यास नहीं लेता, ऐसे डॉक्टर कभी संन्यास नहीं लेता है। जब तक उसके हाथ पांव चलते हैं तब तक वो पेशेंट देखता है। उसी तरीके से राजनीति में भी जो है, जब तक उसके हाथ पांव व्यक्ति के चलते हैं और बोलने लायक रहता है, सबके सामने खड़े होने लायक रहता है, तब तक वो पॉलिटिक्स में रहता है। तो नरेश अग्रवाल ठीक है 72 साल के हो गए हैं, 50 साल राजनीति पूरे किए हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स उनकी थमी नहीं। एक सवाल आपसे, पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ? ये पुस्तक तो नरेश जी के मन में था कि हम 50 साल पूरे कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो इस पर एक पुस्तक आनी चाहिए। तो नरेश अग्रवाल जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सारे पत्रकार उनके मित्र हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो नरेश जी ने मुझे फ़ोन किया एक दिन और कहा कि रवि जी आप मुझसे मिलकर के जाइएगा। तो मैं उनके घर पहुँचा, और जब मैं घर पर पहुँचा तो उन्होंने कहा कि मैं इसी साल 2023 में
ये बात है अप्रैल महीने की 2023 की, और इसी साल मैं राजनीति के 50 साल पूरे कर रहा हूँ। जन्मदिन होता है तो उसी साल राजनीति के 50 साल पूरे कर रहा हूँ। एक अक्टूबर मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर एक किताब लिखी जाए, और कुछ किताब के कुछ पोर्शन तो पहले से उन्होंने मुझसे कहा कि लिखी जाए, तो लिखी जाएगी। हालांकि मेरी अपनी व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, ये किताब लिखी जाएगी, और ये किताब लिखी गई, और निश्चित तौर पर ये किताब बहुत ही चर्चा में। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एक जी जिन्होंने इस पुस्तक को पूरा रूप दिया है, और उन्होंने बताया कि किन मुद्दों पर उन्होंने इस जो शुरुआत की इस पुस्तक की किस तरह से की, किस तरह से उसका खाका तैयार किया गया। कैमरा पर्सन रमेश के साथ अपना चैनल साधना अबलाल के साथ। तो वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से भी हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने पुस्तक को लेकर खास बातचीत की। संजीव बालियान ने पुस्तक पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ केंद्र सरकार के मंत्री संजीव बालियान जी हैं। सर, आज आप इस पुस्तक के विमोचन में मौजूद रहे, क्या कहना चाहिए? बड़ा व्यक्तित्व है नरेश अग्रवाल जी, और राजनीति किसी को सीखनी है तो उनकी पुस्तक पढ़नी चाहिए। इतना लंबा राजनीति जीवन, 8 बार विधायक, कल्पना से परे है, बड़ा व्यक्तित्व। सर, राम मंदिर का उद्घाटन हो, राम मंदिर बहुत अच्छी बात है, हम भी खुश हैं और आप भी खुश हैं इस बात में। चलिए, ये थे हमारे साथ संजीव बालियान जी, उन्होंने बताया कि राम मंदिर का विमोचन हो रहा है, उसके लिए कैमरा पर्सन रमेश के साथ सपना चारण। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल भी मौजूद रहे। हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने मंत्री नितिन अग्रवाल से पुस्तक को लेकर चर्चा की। इस दौरान नितिन अग्रवाल ने अपने विचार साझा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं। सर, आज अपने पिताजी जो इतने लंबे समय कार्यकाल रहा है उनका राजनीति में, उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ, 50 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज बड़ा दिन है। उनके 50 साल के राजनीतिक करियर का सफर जो उन्होंने तय किया, उसको उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है। मैं आए हुए सभी अतिथियों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस बड़े दिन में सभी लोग सहभागी बने हैं। एक लंबा करियर उनका राजनीतिक रहा है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी रिटायर है, लेकिन उस लंबे करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव होने देखे हैं, काफ़ी संघर्ष उनको करना पड़ा है, और शायद उसी संघर्षों के कारण आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हम सब लगातार सीख रहे हैं राजनीति में कैसे आगे बढ़ा जाता है संघर्षों के साथ। ये एक बड़ी चीज़ है जो उनसे सीखने की आवश्यकता है, और हम लोगों को सीखनी चाहिए। पुस्तक अगर आपने पढ़ी है तो उसके बारे में क्या खास ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अगर हम स्पेसिफिक बात करें जिसको पढ़कर लोगों को उत्सुकता है? नहीं, मैंने अभी पुस्तक नहीं पढ़ी है, लेकिन निश्चित तौर पर उस पुस्तक में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें उन्होंने अपने जब उन्होंने शुरुआत करी थी उस वक्त उन्होंने क्या देखा है, क्या समझा है, और मैं समझता हूँ कि जब हम पढ़ेंगे उसको तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आएंगी। राजनीति को आप किस तरह से लेते हैं? जैसे आपके पिताजी ने कहा कि वो अग्रेसिव रूप में लेते हैं, राजनीति को हमेशा हर तरीके से मतलब अग्रेसिव होकर रहना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। वो एग्रेसिव होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें बैलेंस भी रहना चाहिए। जहाँ पे हमें एग्रेशन दिखाने की आवश्यकता है, हमें एग्रेशन दिखाना चाहिए। जहाँ पे हमें बैलेंस हो गया, सौम्य तरीके से अपना काम करना, सौम्य भी रहना चाहिए। सिचुएशन को देखते हुए हमें अपनी आज की राजनीति की जब बात करूँगा, सिचुएशन को देखते हुए हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हमें कैसा बिहेव करना और कैसे अपने लोगों का साथ देना। राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, बड़े देश में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आप क्या कहेंगे? बड़ा दिन, पूरे विश्व के हिंदू समाज सनातनियों के लिए गर्व का दिन। 500 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद आज अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मंत्री जी आ रहे हैं और मैं कहूँगा कि हम सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नितिन अग्रवाल जी जिन्होंने बताया इस पुस्तक के बारे में और राम मंदिर के बारे में भी उन्होंने कहा। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं सपना चारण, साधना अबलाल, गाजियाबाद। वहीं ब्राह्मण सभा के सौजन्य से महेंद्रगढ़ शहर में सर्व समाज जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर घर घर दीप जलाने के लिए सर्व समाज द्वारा सैनी सभा से यात्रा का शुभारंभ किया गया। ब्राह्मण सभा के प्रधान दिनेश वैद्य यात्रा के आगे आगे लोगों को दीप जलाने के लिए प्रेरित किया।
जिसके बाद यात्रा में शामिल राम भक्त डीजे पर भगवान राम के भजन सुनाते हुए परशुराम चौक पर पहुंचे, जहां पुष्प वर्षा कर इस जन जागरण यात्रा का स्वागत किया गया। परशुराम चौक पर यात्रा को पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लंबे प्रयासों के बाद हम सब के आराध्य भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस दिन को हम दीप जलाकर और मिठाइयां बांटकर दिवाली से भी बढ़कर के मनाएंगे। ऐसा है जी, पूरा देश जो है राममय हो रहा है। हम भी अपने नगर को राममय बनाने के लिए सर्व समाज को साथ लेके आज एक जन जागरण यात्रा का एक आयोजन कर रहे हैं और 22 तारीख का जो अपना प्रोग्राम है प्राण प्रतिष्ठा का राम मंदिर की का, तो उसके लिए दिवाली जैसा माहौल बनाने की हम पूरी प्रयास कर रहे हैं और ऐसा ही लगेगा कि जिस दिन 22 तारीख को दिवाली हो। ये यात्रा है 22 जनवरी के लिए अयोध्या में भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। देश में एक राममय वातावरण बना हुआ है। महेंद्रगढ़ नगरी छोटी है, परंतु आज 36 बिरादरी के मुखिया लोग आज इस राम यात्रा में शामिल हैं। मैं इस यात्रा का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वहीं महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे 152D पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। मृतक की पहचान रोहतक जिले के गांव सुंदरपुर निवासी के रूप में की गई है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं बेलेनो गाड़ी में सवार 5 युवक रात्रि को रोहतक से राजस्थान में खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। महेंद्रगढ़ के गांव बूचावास टोल प्लाजा से महज 3 किलोमीटर आगे एक अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को महेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने विवेक नेहरा को मृत घोषित कर दिया। शेष 4 लोगों को प्राथमिक उपचार देकर के हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी एक बेलेनो गाड़ी बाउंड्री पर एक्सीडेंट हो गई है, जिस पर पुलिस वहां पहुंची और उसमें एक एक्सपायर हो गया था, जिसका नाम विवेक नेहरा, जो सुंदरपुर रोहतक का रहने वाला है, जिसके 4 साथी और थे जो गंभीर चोट से घायल हैं, जिनको हायर सेंटर रोहतक का रेफर कर दिया है और विक्की नेहरा का पोस्टमार्टम करा के उसको आज सब परिवारों वालों को दे दिया। जो गाड़ी में सवार थे कहाँ जा रहे थे? ये रोहतक से खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे, राजस्थान जा रहे। इसमें जांच में अज्ञात वाहन आया है, जिसकी हम कर रहे हैं तफ्तीश। वहीं नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाते हुए जिला पुलिस ने नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। नशे की ये खेप गांजे के रूप में थी, जिसको प्लास्टिक के कट्टों में भरकर एमपी के रास्ते ले जाया जा रहा था। इस पूरे मामले का खुलासा एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। एसपी जैन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार के अंदर प्लास्टिक के कट्टों में गांजा भर करके ले जाया जा रहा था। करीब 2 क्विंटल 2 किलो 400 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए की बताई जा रही है। एसपी ने यह भी बताया कि इस मामले में 2 आरोपियों को काबू कर लिया गया है। डीएसपी बेरी श्री प्रदीप कुमार, सीआईए 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर विवेक, पीएसआई संयम, साइबर सेल इंचार्ज एसआई देवेंद्र और उनकी टीम द्वारा झज्जर पुलिस ने फिर से नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और कल 200 किलो 400 ग्राम जो है गांजा 202 किलो 400 ग्राम गांजा रिकवर किया है केएमपी पर। तो ये हमारी टीम को सूचना भी थी
और कुछ एक संदिग्ध गाड़ी जो थी उसके विषय में, तो उसको रुकवा के डबोदा खुर्द के पास चेक किया गया, तो जिसमें से 11 कट्टे निकले, जिसमें कि ये जो गांजा है वो बरामद हुआ है। और इसमें एक होंडा अमेज है जो रिकवर हुई है, और 2 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है इसमें। ये दोनों प्रवीण पुत्र धर्मवीर और शमशेर पुत्र कुलदीप भैंसवाल जिला सोनीपत के रहने वाले हैं। और बाकी अभी इनकी पुलिस रिमांड लेके आगे की जो है जांच की जाएगी, और जो भी इनसे आगे पीछे जुड़े हुए हैं, जिसको ये बेचते थे या जिससे खरीदते थे, उनके विरुद्ध भी शीघ्र ही उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करके, और जो भी इसमें एनडीपीएस में सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। कहां से कहां ले जाया जा रहा था सर? ये अभी तो यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट किया है और इसको आगे जाना था, लेकिन मैंने फिर बोला कि अभी जो प्रॉपर जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें आगे की बातें सामने आएंगी। खबर फरीदाबाद से, जहां फरीदाबाद में सुबह के समय कोहरे की सफेद चादर देखी जा रही है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को वाहन चलाने में काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि 10 मीटर आगे का रोड भी दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह से ही कोहरे की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं बढ़ती हुई ठंड से बुजुर्ग और बच्चे बीमार हो रहे हैं। इस बार ठंड इतनी ज्यादा हो गई है कि ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग बढ़ती ठंड को देखते हुए अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। फतेहाबाद में घने कोहरे की वजह से किसानों को गेहूं की फसल में बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन सरसों की फसल में नुकसान भी लगा है। बता दें कि धुंध होने की वजह से लोगों को वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। इस समय रोड पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। वही वाहनों को फॉग लाइटों का प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है। बढ़ती ठंड से पशुओं में बीमार होने का डर भी बना हुआ है। लगातार पशुपालन विभाग जनता को जागरूक कर रहा है। बुजुर्ग और बच्चे भी ठंड के कारण बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बहुत खराब हालात है जी, और मैंने लाइट इंडिकेटर का प्रयोग किया और एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा खतरा है। कोई भी भाई रोड पर चले तो बहुत सावधानी से चले। धुंध के टाइम इंडिकेटर लाइट जगा के रखें और निगरानी से चलें। खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा है जी, गेहूँ है, कोई कणक वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा फायदा इसमें। और बात रह गई अभी बच्चे हैं, छोटे बुजुर्ग आदमी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो अपने दिक्कत ही मानते हैं इस चीज़ में, ठीक है। और किसान भाई है वो कहते हैं बहुत अच्छी है, ठंड कुछ गिरे तो हमारा गेहूं भी फायदा। में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।